Sorry, let me start it again. Assalamu alaikum. Hello, everybody. It's 4 o'clock in London, and I hope in Pakistan is 8 o'clock. I'm Dr. Ali here. This is your CIT class, which is basically the first module. In this first module, just giving you a recap, we are going to consider most of the HTML पार्ट. हम लोग इसमें HTML पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट को डेवलपमेंट करने के लिए, और सिंपलेस्ट तरीके से किस तरह बनती है. इसमें हमने कोशिश की है कि तुम लोगों की जो बैकग्राउंड नॉलेज है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाए. अच्छा, जब बैकग्राउंड नॉलेज स्ट्रांग होगी तो क्या होगा कि फिर बड़े से बड़े जो अच्छे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हैं वो भी बना लोगे. इस कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स का जो कि 1 साल का है, उसका जो एंड होगा उसके अंदर आप एक फुल फ्लैश ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के काबिल होंगे. अब जैसा कि अब तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर कि हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हम लोग फॉर्म करें. तो मैंने 2 नए डोमेन्स लिए, और उसमें से एक डोमेन जो है वो लिया है टेलर्ड क्लोथ्स का. तो वो है tailoreddresses.co.uk, और अब उसकी वेबसाइट डेवलपमेंट हो रही है. तो मैं चाहूँगा ये कि तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए जो है बीच में काम दे दिया जाए, और तुम लोग जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करना शुरू कर दो. अच्छा, HTML की जो हमने चीज़ें सीखी थी, हमने बहुत, यानी तुम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुनियादें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही डिटेल में टैगिंग वगैरह सब समझा दी थी. अच्छा, और ये भी बता चुके थे कि पिछले दिनों के अंदर ये था कि जो पहले हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते थे तो वेबसाइट के लिए हमें किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर आते थे. ड्रीम व्यूअर होता था, कंपोज़र होता था, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जिसमें फील लाइक जो है इफेक्ट प्रोड्यूस किया था. फील लाइक इफेक्ट का प्रोड्यूस का मतलब ये होता है कि आप ग्राफिकली डिज़ाइन करते थे उसको, जैसे कि आप एडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं या कोई और दूसरा ग्राफिक पैकेज यूज़ करते हैं, उस तरह से यूज़ करते थे. और लेकिन उसी ग्राफिक पैकेज के अंदर ये होता था कि आपको वो आउटपुट जो दिखाता था, वो आउटपुट दिखाता था कि जिस तरह आपको आपके पेज पे नज़र आएगी. मगर अब हालात तब्दील हो चुकी, और ये अब ये है कि जो मीडिया है इंटरनेट सर्फिंग का, वो बहुत एडवांस हो गया है. अब मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी लोग कर रहे थे. अस्करी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अस्करी आपको? जी सर, थोड़ी कम आ रही है, अगर बढ़ सकती है तो पॉसिबल हो. अच्छा, मैं करीब कर लेता हूँ अपने माइक. एक्चुअली मेरा एक जगह. अच्छा, ठीक है, समझ गया. ठीक है, तो मैंने कम करीब कर लिया है माइक को. मैं थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आ जाए. अच्छा, एनीवे, तो अब हाँ, अब बेसिकली ये कि जो वो है, अब क्योंकि हालात तब्दील हो चुके हैं, साइंस ने तरक्की बहुत कर ली है, और उस तरक्की की वजह से सर की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मलाइका, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही मेरी? उनके नेटवर्क में इशू हो सकता है, आवाज़ क्लियर आ रही है. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो अब बेसिकली ये कि जो अभी हम लोगों का जो मेन इशू था, वो मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तुम लोग देख लेना. अच्छा, अब जो मेन इशू है इन सब चीज़ों के अंदर, वो ये है कि हमें क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो अब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स अवेलेबल हैं. और जो मोबाइल की सर्फिंग है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से हट के, लैपटॉप से हट करके अब टैबलेट्स के ऊपर, टैब के ऊपर, आईपैड्स के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ज़्यादा आ गई है. भी होता है कि नॉर्मली आप कहीं जा रहे थे, कोई काम होता है आपको, तो आप कोई चीज़ चेक करनी होती है तो आप लैपटॉप नहीं उठाते, बल्कि अपने मोबाइल फ़ोन पे ही पहले चेक कर लेते हैं. तो उसकी वजह से पूरा इंटायरली इन्वायरमेंट चेंज हो गया, और यही वजह है कि वो सॉफ्टवेयर जो थे अब उन पर कोई काम नहीं करता. मसलन ड्रीम व्यूअर पे कोई काम नहीं करता. अब कंपोजर्स वगैरह ऑब्सोलीट होके, आउटडेटेड होके ख़त्म हो गए, और उसकी वजह ये कि उनमें वो कैपेबिलिटीज़ ही नहीं थी जो कि अब आजकल के दौर में चाहिए. अब जो हमें आजकल के दौर में कैपेबिलिटी चाहिए वो क्या है, हम उसको समझते हैं, और वो समझ के हम अपना कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अब क्योंकि हमने वहाँ पर मज़ीद इन लोगों को गो हेड दे दिया है
अदनान को और उस्मान वगैरह को और अलीना को और अस्करी तो ऑलरेडी आज से ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं, शुक्र है खुदा का, अच्छा एक वो डेवलप हो गया। तो अब ये है कि ये लोग वहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है उसको बना रहे हैं। हम हिना हमारे साथ हैं जो कि बेसिकली वन ऑफ आवर मेंबर, टीम मेंबर, तो वो भी तेज़ी से इसको आगे पिकअप करेंगी। तो फिर हमने जैसे कि अभी तुम्हें बताया था कि tailoreddresses.co.uk बनाई है, तो मेरे पास उसकी सेल पहले से बहुत अच्छी आ रही है और मैं इस वक्त यहाँ पे लेदर गारमेंट्स और दूसरे जो टेलर ड्रेसेस होते हैं उसके, और मुस्लिम्स और पाकिस्तानी स्पेशली इंडियंस के लिए जो वेडिंग ड्रेसेस होती हैं उसकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। यानी एक एक वेडिंग ड्रेस यहाँ पे 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पाउंड का जाता है, यानी 5-5 6-6 लाख रुपए का बिकता है। तो वो भी एक अच्छा काम है, अगर वो आप करते हैं तो वो एक उसमें अब, लेकिन उन सब चीज़ों की मार्केटिंग की ज़रूरत होती है और मार्केटिंग से पहले उसकी वेबसाइट होती है। तो आपका ये कोर्स जो है ना, ये आपकी बेसिकली सब चीज़ों को कवर कर रहा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमारी वेबसाइट हो तो उसकी एसईओ के अंदर, जो कि गूगल की सर्च इंजन के अंदर जब चीज़ जाती है तो गूगल उसको कैसे देखता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गूगल के एल्गोरिथम्स बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से गूगल के एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे हैं। और अब गूगल ने नए एल्गोरिथम्स जो लगाए हैं उसके अंदर वो इस साल वो ये कर देंगे कि जो वेबसाइट्स मोबाइल फ्रेंडली नहीं होंगी वो उनको एसईओ में लेके नहीं आएगा। यानी अगर आप वो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को और आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, स्क्रीन डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या होगा कि वो आपकी एसईओ नहीं करेगा और वो आपकी वेबसाइट को उठा के बिल्कुल नीचे फेंक देगा। और ये वो चीज़ें हैं सारी जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने आगे फ्यूचर में अपना काम करना है और फ्यूचर में काम करते हुए अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग या ई-कॉमर्स को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ उसी पैसों से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं कि वो सर्विसेज देना शुरू कर दें। उस्मान जहाँ सर्विसेज दे रहा है वो $150 पाउंड लेता है, और बल्कि अब तो उसके पैसे भी मेरे थ्रू ही जा रहे हैं जो यहाँ के लोग काम करें। तो अगर उसके 3-4-5 क्लाइंट भी लग गए तो लाख रुपए महीना हो गया। तो ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सेलिंग अपनी जगह पे डिजिटल, लेकिन अगर ये सर्विसेज भी देते हो ना तो इसमें सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनिंग और विद द लेटेस्ट फीचर्स प्लस उसके साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गई, अब उसकी एसईओ के हिसाब से होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हो गया। तो हम अपना शुरू करते हैं इस चीज़ को कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए क्या है। अच्छा, टैग्स वगैरह तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने एचटीएमएल टैग सीखने तो बहुत ही आसान सा काम है वो तो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको सब चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं आगे जो है ना करूँगा है कि जो लोग सीरियस हैं उनको मैं असाइनमेंट्स दूंगा और असाइनमेंट्स को चेक करने के लिए मैं किसी एक आदमी को वो कर दूंगा जो उनको चेक करे। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों के जो असाइनमेंट्स दूँ मैं उसको चेक भी कर सकूँ। तो मैं असाइनमेंट्स भी किसी को यानी तुम में से किसी को बना दूंगा, तो उसके थ्रू ही तुम लोगों को असाइनमेंट मिलेंगे और तुम उन असाइनमेंट्स को बना करके उसके बाद उनको आपने रिप्रेजेंट करना है। यानी वो असाइनमेंट जो आपको दिए जाएंगे वो असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करके सबमिट करने हैं और फिर हम उनको चेक भी कर लेंगे क्या क्या नहीं, तो जिसकी जो कमी होगी ना उसको फिर हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को। सबसे पहले ये कैसे रिस्पॉन्सिव किया जाता है तो इसकी हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। जावा स्क्रिप्टिंग जो थी वो एक वो थी। मैं यहाँ पे तुम लोगों को ना जो टेक्नोलॉजी है वो तो जारी बात है तुम लोग सीख ही रहे हो, सीखोगे ही सारी बातें, तो वो तो तुमको यूट्यूब से देख के भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और तुम लोग यूट्यूब से देख करके भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मगर मेन जो एक होता है कि उसकी इन डेप्थ नॉलेज और उसको समझने के लिए तुम्हारे लैंग्वेज में तुमको समझाया जाए। तुम्हारी लैंग्वेज से मुराद ये कि तुम्हारे ज़हनी लेवल पर आकर के तुमको वो चीज़ बताई जाए और तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ हाथ पकड़ के यानी फिजिकली यानी आपके साथ बैठा करके आपको एक चीज़ करा दी जाए ताकि आपको काम आ जाए। तो वो जो है वहाँ पे आप वीडियो देख लेते हैं। कुछ लोगों का आईक्यू हाई होता है, वो तेज़ी से कर जाते हैं, कुछ का आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं।
मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो दोनों बराबर आ जाते हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि जिसकी आईक्यू अच्छी है ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, वो तेज़ी से उसने पिक कर लिया, वो जल्दी काम करेगा। जिसकी आईक्यू कम है वो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मेहनत से और प्रैक्टिस से अपने आप को आगे लेकर के आ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि जो जावा है वो बेसिकली जब हिस्ट्री जो कह रही है, हिस्ट्री ये कह रही है कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट जब बनी थी तो माइक्रोसॉफ्ट स्टीव जॉब्स जो था, जो एप्पल वाला था, वो और बिल गेट्स ये लोग साथ-साथ हुआ करते थे और उसने डॉस को कन्वर्ट किया था डेस्कटॉप में। मैं डेस्कटॉप बता चुका हूँ तुम लोगों को कि डेस्कटॉप बेसिकली क्या चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होते। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है। आपको ड्राइविंग आना एक अलग चीज़ है और रास्तों का पता होना एक अलग चीज़ है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो रास्ते हैं कि आपने अगर शॉर्टेस्ट रास्ते से किस तरह पहुँचना है, तो आपको ये जो बैकग्राउंड केस स्टडीज़ होती हैं, हम इनको केस स्टडीज़ कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको कहानियाँ समझते हैं, मगर कहानियाँ नहीं होती, ये केस स्टडीज़ होती हैं। अगर आपकी केस स्टडी स्ट्रॉन्ग है, तो आपका इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे रास्तों से वाकिफ़ हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें, ये बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होता है ताकि जब आप अपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाएँगे तो वो आप उसको बता सकेंगे। तो स्टीव जॉब्स जो थे ये बेसिकली इससे पहले सबसे पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता था डॉस, जब कंप्यूटर बने थे। तो एक चीज़ उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई जो कि स्टीव जॉब्स ने कराई थी, एप्पल वाले ने, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको चुराया था बेसिकली। मगर अभी वो डेवलपमेंट की फेज़ में था तो उसने उसको बिल्कुल इमैच्योर फॉर्म में लॉन्च कर दिया था और उसको विंडोज़ 3.0 कहा उन्होंने। विंडोज़ इसलिए कहा कि बाहर से यानी एक विंडो थी, न्यू इरा था, एक न्यू वो डेवलप हो रही थी। और जो डेस्कटॉप है उसका मतलब आपकी अपनी डेस्क, जैसे आपके घर में एक डेस्क होती है या आपके ऑफिस में एक डेस्क होती है, उस डेस्क के ऊपर सामान रखा होता है। तो कुछ चीज़ों तक आपको फ़ौरन चाहिए होती है। मसलन जो पुराने वक़्तों में, यानी पुराने वक़्तों में ये भी जो डेस्क के ऊपर ना एक पेन होल्डर ज़रूर होता है जिसमें पेन और क्लिप्स, पेपर क्लिप्स वगैरह ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। ये एक एसेंशियल सी होती हैं ये चीज़ें कि भाई ये होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पेन उठाया, मैंने पेन उठा के लिखना शुरू किया। वो फाइलें जिन पे मैं काम कर रहा होता हूँ वो डेस्क के ऊपर रखी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे स्टैम्प्स वगैरह होती हैं वो दराज के अंदर रखी होती हैं और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी अलमारी में रखी होती हैं, क्योंकि वो फाइलें होती हैं उनकी फ़ौरन ज़रूरत नहीं होती, जब ज़रूरत होगी निकालने। तो डेस्कटॉप जो है यही आपका डेस्कटॉप है। इसको जब सॉफ्टवेयर में बनाया गया तो वो डेस्कटॉप आ गया, यानी सॉफ्टवेयर का डेस्कटॉप आ गया। तो वही एनवायरनमेंट दिया गया कि वो चीज़ें जो कि फौरी तौर पे रिक्वायर हों सामने कंप्यूटर पे के स्क्रीन पे शॉर्टकट्स की सूरत में पड़ी होंगी। आप स्टार्ट का बटन दबाएँगे तो एक ड्रॉ खुलेगी ऊपर से, उसमें मुख्तलिफ वो चीज़ें जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही हैं वो होंगी। फिर अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, कोई फ़ाइल सर्च करनी है तो आप एक्सप्लोरर में जाके फ़ाइल सर्च करते हैं, तो पूरा का पूरा वही जैसे आपके अपने घर का माहौल या आपके अपने ऑफ़िस का माहौल होता है, उसको सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट बहुत आगे निकल गया और स्टीव जॉब्स ने जब बनाया तो स्टीव जॉब्स क्वालिटी बनाता था। वो कहता था कि चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आज भी एप्पल अपनी सोफिस्टिकेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। एप्पल ने जो सबसे पहले किया, तो जब एप्पल में वो आ चुका था, क्या कहते हैं उसको, जब हम एप्पल की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो सेल फोन आ चुके थे, सेल फोन यूज़ हो रहे थे, कैमरे भी आ चुके थे। उसमें नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, आज गायब हो चुकी है। वो गायब इसलिए कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया। कोडेक फिल्म मेकिंग की दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी, आज वो बैंकरप्ट होकर बंद हो चुकी है क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया। कैमरे आ गए मोबाइल फ़ोनों में, जो रीलें बिकना बंद, प्रिंटिंग बंद, टेक्नोलॉजी ख़त्म, वो कंपनियाँ गायब हो गई। अच्छा चलें, छोड़ें इस चीज़ को। तो नोकिया ख़त्म हो गया, लेकिन उसने अपनी इनोवेशन यूज़ की। स्टीव जॉब्स ने मोबाइल फ़ोन में डबल टच स्क्रीन ले आया, यानी आप 2 उँगलियों से तस्वीर को छोटा-बड़ा कर सकते थे। ये फीचर सैमसंग ने अपने फ़ोन्स में डाल दिया, जैसे कि आपके सैमसंग S6 वगैरह थे। अमेरिका में एप्पल ने उसको सू किया और $6 बिलियन लिए। $6 बिलियन सैमसंग ने पे किए। अब वो राइट्स पे करता है डबल टच स्क्रीन की। तो कहने का मतलब ये कि ये इनोवेशन है, इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो आपने अगर चीज़ें लर्न करनी है अपनी वेबसाइट्स
आपने आज बना के सीखने का मतलब ये नहीं है कि बस आपने सीख गए तो सब कुछ हो जाएगा, इसको कंटिन्यूसली अपग्रेड करना है। वो लोग जो वेबसाइट बनाना जानते हों मगर वो एसईओ ना जानते हों तो वो वीक होंगे। वेबसाइट बनाने में ग्राफिक्स एक है कि खूबसूरत कितना होना चाहिए, उस पर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। उसमें एडोब फोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन गिम्प के नाम से एक सॉफ्टवेयर गिम्प 2.0 वो बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप के लेवल का सॉफ्टवेयर है और वो फ्री है। आप डाउनलोड करें, लगाएं और उसके ऊपर मल्टी लेयर काम करना शुरू करें। प्रोफेशनल टूल है, इंग्लिश में भी लिखें, उर्दू में भी लिखें, सारी चीज़ें करें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब हम अगली चीज़ पे आते हैं। अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे से, तो अब आपको रिस्पॉन्सिव वो चाहिए। रिस्पॉन्सिव उसमें हमने सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनी थी वो जावा स्क्रिप्ट से बनी थी। तो जावा जो है बेसिकली वो बनाई गई थी और सन माइक्रो सिस्टम्स को फ्री लॉन्च किया गया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मोनोपोलाइजेशन में जा रहा था, वहाँ उसको फ्री कर दिया गया। तो गूगल ने उसको ले लिया। गूगल ने अपनी डेटाबेस को बढ़ाने के लिए वो चीज़ें फ्री कर दी जिसके बाकी लोग पैसे ले रहे थे, मगर उसके अगेंस्ट में उसकी व्यूअरशिप दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई। 6 बिलियन लोग गूगल को यूज़र हैं उसके, तो उसके ऊपर जो एड्स हैं उसकी वजह से दुनिया की बहुत बड़ी डाटा कंपनी आ गई। तो कुछ गिव अवेज होते हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर देते हैं, वो आपके लिए बेसिकली बहुत सारे क्लाइंट्स को लेकर के आ रहे हैं। तो वेबसाइट डिज़ाइनर दो तरह के होते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए होता है और एक फ्रंट एंड के लिए होता है। अच्छा, टेक्निकल बैकग्राउंड वो होता है जो कि बेसिकली उसके पीछे टेक्निकलिटीज़ को देख रहा होता है, यानी सर्वर साइट को, डेटाबेस को, इन सबको देख रहा होता है। उसको एसईओ वगैरह ना भी करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका तो काम ही पीछे है। यानी आप समझिए कि एक बावर्ची किचन में खाना बना रहा है और एक बंदा सर्व कर रहा है, तो हम जब होटल में बैठते हैं हमें ये नहीं पता होता कि शेफ़ कौन है और वो खाना कौन बना रहा है, रोटी कौन बना रहा है। हमें तो टेबल पे खाना मिलता है, हम खाते हैं, हमें खाने से गर्ज होती है, या हमारे सामने तो वो आ रहा होता है जो कि उसको प्रेजेंट कर रहा होता है, नहीं वेटर वगैरह। इसी तरह से दो पार्ट हो गए, तो दोनों पार्ट्स पे आप तवज्जो देंगे और फिर आपकी अपनी चॉइस होगी किस चीज़ को सेलेक्ट करें। मगर ज़्यादा पैसे कौन कमाता है? ज़्यादा पैसे ये है वो कमाता है जो फ्रंट एंड पे आके फ्रंट एंड के साथ साथ कस्टमर को हैंडल करता है, इसलिए कि वो अपने पास वर्चुअल एसेट्स बना लेते हैं। अच्छा, जो बैक एंड पे काम कर रहा होता है डेटाबेसेस के लिए, वो एक एम्प्लॉई होता है जो कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के उसमें आता है, लेवल में आता है और एम्प्लॉय ही रहता है, क्योंकि उसका काम होता है कि सपोर्ट सर्विस देना। आप में से जो भी लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादा आगे चले जाएंगे, वो वर्चुअल एसेट्स क्रिएट कर लेंगे और वो वर्चुअल एसेट्स बेसिकली क्या करेंगे कि फ्यूचर में आपको लॉन्ग टर्म पैसे कमा के देंगे। हम जो सब्जेक्ट है हमारा बेसिकली वो है आज का था कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को किस तरह, तो जावा पहले आई जिसने किया, मगर इसी दौरान में दो वो थे यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी, एमआईटी में थे, मिशिगन में नहीं एमआईटी में थे। उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कि छोटे स्क्रीन और बड़े स्क्रीन को किस तरह से वो किया जाए, तो जावा की एक कमांड होती है जो कि बेसिकली डाटा कलेक्ट करती है सर्वर के लिए। तो जो सर्वर के लिए डाटा कलेक्ट होता है उससे हमें ये बात पता चलती है कि जो आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है या आप किस सिस्टम से कर रहे हैं। हाँ, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर्स में आप गिम्प 3 मैं भी लिख के दे दूंगा तुम्हें बेटा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। गिम्प GIMP 2 मैं अभी स्क्रीन जब शो करूंगा तो तुम लोगों को रन करके दिखा भी दूंगा। चलो मैं स्क्रीन प्ले कर लेता हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पे GIMP गिम्प ये ओपन हुआ है, बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एक काम और तुम लोग ये समझ लो, कोशिश ये करो एथिकल रहो, यानी अपनी अखलाकियात जो है ना हमेशा कायम रखो। उसकी वजह क्या, वजह ये कि जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना करके बेच रही है, आप पाकिस्तान में उसकी इब्तिदा ही इस चीज़ से होती है कि आप पायरेटेड कॉपी यूज़ करते हैं। जब पहले दिन आपने अपने हलाल रोज़ी के अंदर हराम शामिल कर लिया तो बस काम हो गया पूरा। और हम उन चीज़ों को ना चोरी नहीं समझते, हम चोरी को चोरी नहीं समझते, हमें ये नहीं लगता कि चोरी है।
और कॉमन सी चीज़ है यार, वो जाओ वहाँ से जाके उठा लो, ये कर लो कर लो। तो प्लीज़ तुम लोग कोशिश ये करो कि अगर नहीं खरीद सकते, क्योंकि डेफिनेटली आप नहीं खरीदेंगे, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है कि जो 10,000 रुपये का सॉफ्टवेयर पैकेज लें 30, 40, 50 पाउंड। तो अगर आप 50, 60 पाउंड का सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते, मत लें, उसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज तलाश कीजिए, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये गेम जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, ये 100% उसी लेवल का सॉफ्टवेयर है जो जिस लेवल का एडोब फोटोशॉप है। मगर हमारे यहाँ तमाम इंस्टीट्यूट्स में एडोब फोटोशॉप सिखाया जा रहा है, दूसरी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और वो पायरेटेड वर्जन पे सिखाई जा रही हैं। तो आप लोग जो है कोशिश करें कि उन सॉफ्टवेयर पे जाएं जो फ्री हों, अगर आप ख़रीद नहीं सकते, और अगर ख़रीद सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आ गया, इसके अंदर मैं किसी वक्त इसको यूज़ करना भी सिखा दूंगा, बट इट्स अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर, वेरी वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। तो इसको मिल जाएगा तुम लोगों को, तुम देख लेना। अच्छा, हम आगे दोबारा से, तो जावा के अंदर ये होता है कि जावा में ना एक उनके अंदर उसमें कमांड होती है कि वो यूज़र इंफॉर्मेशन भेज सकता है। अच्छा, दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डाटा मंगाते हैं, किससे? अपने कंप्यूटर से डाटा मंगाते हैं वेब सर्वर से। वेब सर्वर एक प्रोग्राम है, जैसे मैंने गिम्प बताया प्रोग्राम है ना, ये खाली आपने खोला। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वेब ब्राउज़र भी एक प्रोग्राम होता है, बस उसमें खाली सलाहियत ये होती है कि एक बाहर से आने वाला प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, उसको रीड करता है और उसके पैकेजेस को खोल के उनके टैग्स के हिसाब से, मसलन एक सूटकेस आया आपके घर में, आपने खोला, उसमें देखा सबसे पहले शर्ट लिखी अब्बा के लिए, दूसरी लिखी अम्मा के लिए, तीसरी लिखी छोटी बहन के लिए। तो आप वो करते हैं, उठा करके सबको बांट देते हैं और हर किसी के कमरे में उसकी चीज़ के पहुंचा देते हैं, या आप उन लोगों को सब कुछ दें। इसी तरह से ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो टैग्स को रीड करता है। जो आपके पास एक ब्राउज़र होता है, यानी चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, वो सारे के सारे यही होते हैं। अब ये HTML टैग्स हैं, फिर HTML के बाद फिर उसमें, तो यहाँ पर जब आप भेजते हैं तो उनके प्रोटोकॉल्स बने हुए, वो प्रोटोकॉल्स भी थोड़े बहुत समझ में आने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपने सारे काम करने। तो उसके अंदर एक ये होता है कि आप HTML रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो सबसे पहले अगर सिर्फ वेबसाइट का नाम होगा ना, उस IP पे जाएगा और इंडेक्स को लेकर के आएगा ऑटोमेटिकली। .index होगा, और अगर CGI bin होगा तो डॉट यानी index.html होगा, या index.php, इंडेक्स के नाम से, या home.html होगा। सबसे पहले वो जाएगा, तो उसको कोई पेज नहीं पता, मैं एक वेबसाइट खोलने जा रहा हूँ, उसको कुछ भी नहीं पता, वो सिंपल सबसे पहले उसके होम पेज पे चला जाएगा। जब आप किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे पे दस्तक देते हैं ना, डायरेक्ट कमरे में तो नहीं जाते, तो आप दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो आपके सामने, तो वही चीज़ है कि होम पेज खुलेगा। जैसे ही वो होम पेज खुलता है, तो वहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट के ज़रिए से हमें ये पता चल जाता है, क्योंकि जब हम पहले पेज भेजते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन कोई नहीं आती, लेकिन जैसे ही वहाँ से एक सिग्नल आता है तो हमें ये पता चलता है कि ये इसका स्क्रीन साइज़ क्या है। अच्छा, जो प्रोग्राम अब आ रहे हैं ना, मसलन IE आ रहा है, या ये आ रहा है, क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट ये आ रहा है, क्या नाम है उसका, अपना गूगल वगैरह आ रहे हैं, ये सब जिस वक्त आप इंस्टॉल करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन उठा लेते हैं कि आपने जिस डिवाइस के ऊपर, जिस लैपटॉप के ऊपर, जिस कंप्यूटर के ऊपर आपने इंस्टॉलेशन की है, उसका ग्राफिक कार्ड कौन सा है, उसमें ग्राफिक्स कौन सी यूज़ हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रख लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन एक टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, उनमें रख लेते हैं, और कुछ में टेम्परेरी फाइल्स नहीं होती, परमानेंट एक वेरिएबल्स बने होते हैं, उनमें वो फाइलें रिकॉर्ड हो जाती हैं, और फिर वो इन्फॉर्मेशन हम बजरिए कुकीज़ के वहाँ से मंगा लेते हैं। अच्छा, सर्वर में और जो आपका यूज़र है, तो वो प्रोग्राम जो आपको पैकेट भेजेगा इंटरनेट से, वो सर्वर कहलाएगा, और आप क्लाइंट हैं। तो जब आपके पास डाटा वहाँ से आ रहा होता है ना, तो उस डाटा के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अब जो डाटा आता है वो उसी हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो हमारा जो सेकंड वो था, क्या नाम है, जो मॉड्यूल है, उसके अंदर हमने जावा स्क्रिप्टिंग और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को हमने इसमें करना है, वहाँ पे फिर प्रोग्रामिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट उसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे, तो इंट्रोडक्शन है खाली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का। अब क्या होगा कि जब वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी, तो वो अपने रिस्पॉन्स को वहाँ से, जो भी रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है उसको उठाएगी, उठा करके
ले आएगी और स्क्रीन के साइज से वो चेंज हो जाएगी। मसलन मैं अभी तुम लोगों को ऐसे ही एक को दिखाता हूँ, vincent.edu। अब जैसे मैंने ये vincent.edu खोली, ठीक है, अब हमारी अपनी कंपनी की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर एक ये पिक्चर आ रही है, उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ पिक्चर्स आ रही है, ठीक, और ये फिर वेब पेज आ गया। यहाँ पर अब आप ये समझ लें, मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक ट्रिक की बात और बता रहा हूँ। जब आप एसईओ करते हैं ना, तो वो आपको उसको टैग चाहिए होते हैं, यानी आपको वो चाहता है कि आपकी जो मेन डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपकी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कि आप जब गूगल में सर्च करें। अब आप अगर मैं जा कर के इस वक्त सर्च करता हूँ अपनी वेबसाइट को, विंसेंट एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन लिखता हूँ या ईडीयू लिखता हूँ, तो मैं सर्च करूँगा तो ये हमारे बिल्कुल टॉप पर आ जाएगी बिल्कुल, और ये चलेगी ही, इसलिए कि डॉक्टर अलीजा दी चीफ एग्जीक्यूटिव। क्यों ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि आपने इसकी बहुत ज़्यादा वेब मार्केटिंग आपने वो की, और इसकी जो वो थी लाइनें यहाँ से गूगल एफिलिएटेड एनालिटिक प्रोग्राम, सारी चीज़ें इसमें आ रही। इसने वो पेजेस को उठा लिया गूगल ने, लेकिन इसकी जब हमने वो कर रहे थे, एसईओ कर रहे थे, हमारे इसके अंदर हमने वर्ड्स को कितने इस्तेमाल किए। पहले पेज पर तो डिस्क्रिप्शन कोई है नहीं, तो हम इसे कैसे करते कि एसईओ में वो डिस्क्रिप्शन उठा लें। तो देखो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर ये करूँगा ना तो तुमको क्या नज़र आ रहा है? वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये वर्ड्स सारे क्या किए गए, हमने ये सारे के सारे वर्ड्स H1 हेडिंग लाइन के अंदर लिखे और हेडिंग लाइन में लिख के वाइट कलर में लिख दिए। तो अब ये वाइट कलर में लिखे ना, तो ये यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, पब्लिक को नज़र नहीं आ रहे, मगर लिखे हुए। तो जब गूगल रीड करता है या वो जब वो उस पर रीडिंग पे जाता है तो उसको करेक्टर टैग इसमें नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसकी सोर्स फाइल देखूंगा तो वहाँ पे ये H1 जो है लिखा हुआ होगा, H1 में ये सारी चीज़ लिखी। तो कीवर्ड्स हमने जनरेट करने के लिए ऊपर हमारा, क्योंकि हमने कोई चीज़ लिखी नहीं थी और डिस्क्रिप्शन वगैरह कोई नहीं थे ख़ास, तो उसकी वजह से क्या था कि हमने इसको ले, वरना हम चाहते तो हम यहाँ पे लिख देते कि भाई ये डिस्क्रिप्शन है, ये अरे, ये हमने सिंपलेस्ट बनाई थी। अच्छा, अब इसके बाद आता है कि इसको हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, वो बस तुमने ज्वाइन कर लिया था, नज़र आई थी तो मैंने मैं म्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या था, अब वो रिस्पॉन्सिव हो गई सारी। अब आप ये करें कि इसी वेबसाइट को अपने पास मोबाइल फ़ोन पे खोल के देखें। जब आप मोबाइल फ़ोन पे खोलेंगे ना, तो आपको ये 3 लाइनें नज़र नहीं आएंगी, एक एक वक्त में एक एक नज़र आएगा, ठीक है, एक इसमें एक नज़र आएगा। तो ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे हो गई? जब मैं इस पर खोल रहा हूँ तो यहाँ पे ये है, हम इसको, हमारे पास बहुत सारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, हम उन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जब किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर खुलेगी तो वो कैसी नज़र आएगी। अब ये दो चीज़ें तरीके हैं उसमें। एक तरीका तो ये ना कि जैसे कि मैंने वेबसाइट अपलोड की, अब मैंने मोबाइल फ़ोन पे खोल के देखना शुरू किया, जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन पड़ा है, मैं इसमें अभी खोल के इस वेबसाइट को देखूंगा तो एक एक ही पेज नज़र आएगा, ठीक। तो आप लोग खोल के देख लें उसको, तो ये फुल वेबसाइट। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ ये होती है कि जब मैं आऊँगा डिटेल में, इसकी मज़ीद डिटेल में आऊँगा। अब मज़ीद डिटेल क्या है कि मैं इसको जा कर के गूगल डेवलपर्स पे जाता हूँ ना, गूगल डेवलपर कंसोल पे जाऊँगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमें ये बताता है कि वेबसाइट की स्ट्रेंथ क्या है, यानी ये वेबसाइट कैसी बनी हुई है। मैं इसको और डिटेल में तुम लोगों को एक सेकेंड ना, अभी मैं तुम लोगों को इसकी वेबसाइट की सारी डिटेल बताता हूँ। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो वेबसाइट बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है। यूनाइटेड किंगडम, ये तो सभी पता नहीं क्या क्या पूछेगा, अभी इसको छोड़ो, मैं टाइम ज़ाया नहीं करते, हम ये उससे डाटा से वहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा, तो
हमारे पास अब क्या हो गया, हमने क्या करना है कि हमने वेबसाइट बनानी है जो कि रिस्पॉन्सिव हो। तो जैसे मैं तुम लोगों को अभी एक एग्जांपल दिया, अब ये बनेगी किस तरह से, ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनेंगी। HTML टैगिंग हमें सबको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, ठीक। और मैं अभी जो दूसरी चीज़ तुम लोगों को बता रहा था कि हमारे पास ऐसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि नॉर्मली अवेलेबल है, फ्री हो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिल्कुल वेबसाइट्स हैं कि आप अलॉन्ग विद दैट, उसी के साथ ही साथ जैसे अपनी वेबसाइट बनाई, डायरेक्टली उस पर चेक करते चले जाएं कि ये किस साइज़ के स्क्रीन पे या किस साइज़ के मोबाइल फ़ोन के ऊपर, 4 इंच के मोबाइल फ़ोन पे कैसा नज़र आएगा, 5 पे कैसा नज़र आएगा, 8 पे कैसा नज़र आएगा, 10-12 पे कैसा नज़र आएगा, टैब पे कैसा नज़र आएगा, लैपटॉप पे कैसा नज़र आएगा, लैपटॉप पे जो वर्टिकल आजकल तो हॉरिजॉन्टल टाइप के ज़्यादातर आ रहे हैं, उनमें कैसा है, सब पे पता चल जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को समझना, ठीक। और ये आपकी बेसिकली स्ट्रेंथ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक अपनी वेबसाइट खोली हुई, इसी की यूनी की वेबसाइट ही खोली हुई है, एफ यूनी, जब हम डेवलप की थी उस वक्त बनाई थी। तो हम इसके इंडेक्स पेज पे चले जाते हैं, जो इसका पहला index.php था। अच्छा, हमारी वेबसाइट सारी की सारी PHP में बनती है। टैग तो हम सिखा रहे हैं HTML, इसलिए जो ज़रूरी है आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो नहीं आएगा तो साहब आपकी ऑडियो ऑन हुई है, इसे ऑफ कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर हम अगर अगर आपको आपका वो नज़र नहीं आएगा ना आपको उसमें, तो उसमें बेसिकली PHP इसलिए कि वो फुल ई-कॉमर्स या फुल रिस्पॉन्सिव, प्लस उसके अंदर डेटाबेस भी है, उसमें ईमेल रिकवरी भी है, हर चीज़ है। तो आप उसके ऊपर चले जाते हैं ना, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि आपको वहाँ पे उस पर देखना पड़ता है। तो ये है बनी हुई PHP में, मगर इसके अंदर रिस्पॉन्सिव एलिमेंट कौन से हैं वो हम समझेंगे, फिर हम तुम्हें बताएंगे तुम लोगों ने खुद अपने तौर पर प्रैक्टिस के लिए कैसे बनाना, और वो कौन सी चीज़ है जिससे। अच्छा, रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, अब तो CSS में भी रिस्पॉन्सिव वो आ रही हैं, जो CSS है उसमें भी आ रहे हैं जो रिस्पॉन्सिव वो आ रहे हैं एलिमेंट्स, कि वो जो कैस्केडेड स्टाइल शीट्स कहलाती है, तो उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और आपके पास पाइथन में भी जो हो जाता है, और जेंगो में भी होता है। पाइथन का जो फ्लेवर है जेंगो, इसी तरह से फ्लास्क में भी हो जाता है, फिर रिएक्ट नेटिव पे भी होता है। अच्छा, इसी तरह से फ्लूटर पे भी होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें नई आ रही हैं तेज़ी से, तो बहुत परेशानी होती है लोगों को। लोग अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स पूछते हैं इनसे कि सर हम क्या करें। अच्छा, मेरा अपना खुद बैकग्राउंड जो है वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और अभी मैंने भी आज ही 2 प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए, तीसरा प्रोजेक्ट टेबल पे रखा है, वो चल रहा है। तो मैं इतना टाइम नहीं दे सकता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें सीखता, लेकिन हुआ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब IoT बेस्ड चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अकेले नहीं रह गए अब अगर हमें नहीं आता होगा कि हम वेब के थ्रू किसी चीज़ को कंट्रोल करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेकार हो गई। तो फिर हमने स्पेशली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि, और बीइंग साइंटिस्ट और बीइंग रिसर्चर, ये ज़रूरी था कि मैं बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को लर्न करूँ। तो इसलिए मुझे ये वेबसाइट की सारी डिटेलिंग वगैरह सब मैंने सीखी थी, और अब मैं इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा हूँ। बल्कि अब तो हमने अभी जो नई चीज़ बनाई है वो फ़िश, जो लोग ये UK और USA वगैरह में, तो लोगों के पास बहुत टाइम होता है यानी एंजॉय करने के लिए, और वो इसको लाइफ इसी को कहते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ये वो चीज़ है ना कि एक आदमी सुबह जो है वो निकलता है और रात तक वो बेचारा काम कर रहा होता है कि 2 वक्त की रोटी रोज़ी मिल जाए और कुछ पैसे बच जाएँ, कि बुरे वक्त में कभी बीमारी हो जाती है, कुछ और रहता है, पैसे बचे रहें, तो वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहता है और बड़ी मुश्किल से उसको कोई टाइम निकलता है कुछ जाए। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये लोग, गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल फ्री, एजुकेशन फ्री, आदमी बस जो कमाए उसको कहता है खर्च करो, हमें कोई वो ज़रूरत नहीं है कि हम इतना ज़्यादा करें। तो ये एक शौकीन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फ़िशिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। मैंने अभी एक जो डिवाइस नई बनाई है, उसमें ये है कि वो बोट जो है, छोटी-सी बोट है, जैसे ड्रोन्स होते हैं इसी तरह से ये ड्रोन है, बोट ड्रोन है। इसमें फ़िश फाइंडर लगा हुआ है और अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, जो अंडर वाटर जाके देख कर के आता है कि मछली कहाँ पर है, और फिर वहीं पे आपके बेट ड्रॉप कर देता है। एक, दूसरे, फिर वो वॉच करता है और आप लाइव देख रहे होते हैं कि उसने, मछली ने काँटा खाया है नहीं खाया,
वो एक अलग फन है। और वो साले 1200 पाउंड का हमसे इक्विपमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और अभी मेरे पास है। तो हमें फिर ज़रूरत पड़ी कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरनेट को भी वो करें, और इसलिए फिर हमने सारी चीज़ें अवेल की। तो हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं तो उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट ज़्यादा होगा, मगर एस्थेटिकल वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग टेक्निकल साइड पे ज़्यादा होगा, हम उसको खूबसूरत बनाने की तरफ कम जाएंगे। मगर अब जैसे कि लेडीज़ हैं, हिना बतूल है और दूसरे लोग हैं इस तरह के, तो ये लोग, ये नहीं कहने का मतलब ये लेडीज़ है, तो इनका दिमाग जो है ना वो टेक्निकल इतना नहीं होगा, लेकिन इनका दिमाग एस्थेटिक की तरफ, कि घर को सजाना किस तरह से, चीज़ किस तरह अच्छी लगेगी, इस तरह। तो वो सब चीज़ें उनका, हर शख्स का अपना एक डोमेन होता है ना, एक उसका एक एरिया होता है दिमाग का, उसका एक पॉजिटिव एरिया होता है जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसे कहते हैं। तो उनकी चीज़ें उसमें चलेंगी, तो वो अपनी उस चीज़ को इंटरनेट में यूज़ करते हैं। तो आप जब वेब डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें जाएंगे। तो हमारी जितनी वेबसाइट्स होंगी वो ज़्यादातर PHP पे होंगी, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द कोर्स के अंदर होंगे। तो सवाल ये था, बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर फ्लूटर आ गया, रिएक्ट नेटिव आ गया, JS चल रहा है, जावा स्क्रिप्टिंग चल रही है, जावा सर्वलेट्स चल रही है, जावा बीन्स चल रही हैं, हम क्या पढ़ें, हम क्या करें जिससे हमें जॉब मिल जाए। तो देखो भाई, बात ये है कि ये सब चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले ये समझो, सर पाइथन चल करें कि C# करें, कि हम जो है ना कोई और सी लैंग्वेज करें। सर वो तो मैक की तो अलग ही है, टर्बो C है, उसमें काम करें, किस चीज़ में काम करें। तो हम किसी ने, अच्छा, और अगर आप सभी चीज़ें सीखने में लग गए तो फिर तो आपका काम हो गया, आप तो फिर कुछ भी किसी चीज़ में मास्टर नहीं हो सकेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये चीज़ें क्या हैं और ये क्यों ऐसा हो रहा होता है। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, मगर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इजी है और चल रहा है और लोग यूज़ करें, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो चाहे वो किसी जगह की बनी हुई हो, आप ये नहीं देखते कि उसने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। आपने एक T-शर्ट खरीदनी है, आपने तस्वीरें उस पर अच्छी लगी हुई हैं, आपने ख़रीद लेनी है। आपने ये नहीं पूछना कि ये रिएक्ट नेटिव में बनी हुई है, ये JS में बनी हुई है, ये फ्लूटर में बनी है, कि ये PHP में बनी है, ये किस चीज़ में बनी है, या इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। असल मकसद होता है कि फ्रंट एंड क्या है। आपका डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि, एक सेकंड, हाँ, अच्छा, आई गॉट इट। हाँ, ये वो कह रही हैं कि वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं इस्लामाबाद में, तो उसकी वजह से खासी डिस्टॉर्शन है। तो फौजी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी। अच्छा, अब क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमें उसके अंदर आकर के ना समझनी पड़ती है। तो आप लोगों ने घबराना, आप लोगों को ये समझना है कि आपने अपना सबसे पहले टारगेट अचीव करना है कि आपकी किसी भी एक चीज़ के अंदर मास्टरी हो जाए, ठीक। फिर जब क्लाइंट आता है, हर क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हुआ क्या था कि एकदम से चीज़ें कैसे आ गई। फेसबुक बहुत बड़ी हो गई, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वेबसाइट है। 2-3 ही वेबसाइट्स हैं ना, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और अल्टीमेटली गूगल ने ही खरीद लिया यूट्यूब को भी। तो और भी बहुत सारी मीडिया वेबसाइट। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी आसानी के लिए अपने पैकेजेस डिज़ाइन किए, ताकि वो सारा कुछ उनके कंट्रोल में चला जाए, और उसके अंदर कोई और सिस्टम, अगर वो किसी ऐसी लैंग्वेज में बनाते जो कॉमन थी, तो उसके अंदर लोग इंटरप्ट कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस ऐसी होती हैं जो कि उसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि अपनी ही क्लासेस बना ली, तो ये वो लैंग्वेजेस है सारी। इसमें बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो जब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्लाइंट आपसे क्या मांग रहे हैं, आप उसी हिसाब से उसको टेक्नोलॉजी देते हैं। लेकिन बेसिक पहली चीज़ जो आपको अपने रेफरेंस पैदा करने के लिए चाहिए होती है, वो चाहिए होती है किसी एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज में अपनी मास्टरी कर लें, जिससे के ज़रिए से आप जॉब को लेने में, आपको काम को करने के अंदर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, चलिए अब हम आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि हमने क्या यूज़ किया। हमने यूज़ किया है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या है, नाम से पता है कि बूट क्या चीज़ होती है। बूट जूते को कहते हैं। तो जो बूट है उसको स्ट्रैप कर देना, बांध देना, जूतों को बांध देना कि अब वो चीज़ निकल नहीं सकती। तो उसके हिसाब से बनाई गई। ये 2 बंदों ने बनाई थी MIT के अंदर, और उन्होंने जावा के जो फीडबैक जाती थी उसके हिसाब से री एस्टेब्लिश कर देते थे पूरी वेबसाइट को। तो जैसे अभी तुम लोगों ने चेक कर ली होगी इसके अंदर कि जब हम वो काम कर रहे थे, यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फौरी तौर के ऊपर आपको
वहाँ पे एक एक चीज़ें नज़र आएगी। वो जो कोड्स हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, जब हम आगे एडवांस उसमें जाएंगे ना, तो मैं आपको वैम्प सर्वर और जैम्प सर्वर वो बनाना सिखाऊंगा कि वैम्प किस तरह से क्रिएट किया जाता है और जैम्प सर्वर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। जैम्प बेसिकली एप्पल के लिए होता है और वैम्प विंडोज़ के लिए और इनके लिए होता है, क्या नाम है उसका, अपना जो ये है लिनक्स वगैरह के लिए। और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, उसमें आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स चलेगी। वो पूरा उसका कोर्स अलग है, सब चीज़ें, लेकिन हमें पाइथन यूज़ ही नहीं करनी यहाँ पे, क्योंकि हम जेंगो वगैरह पे तो काम कर नहीं रहे, तो ना फ्लास्क पे ना जेंगो पे। तो हम इस वक्त इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम सिंपल अभी HTML और बूटस्ट्रैपिंग पे जाएंगे। बूटस्ट्रैपिंग और HTML के बाद फिर हमारा जो है ना वो शुरू होगा। हम इसके रिस्पॉन्सिव उस पर लेके जाएंगे, जहाँ पे जावा के थ्रू हम डाटा भेजेंगे और लेंगे कहाँ से, सर्वर से। फिर हम आएंगे थर्ड मॉड्यूल के अंदर, जिस थर्ड मॉड्यूल के अंदर हम फुल फ्लैश आपकी क्यूरी सेंड करेंगे अपने पास से किसी चीज़ के लिए। और जब वो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ हमारा PHP इस्तेमाल होगा, गेट पोस्ट मेथड्स वगैरह इस्तेमाल होंगे। फिर हम उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम डाटा कौन सा भेज रहे हैं, कौन सा डाटा हमारा आ रहा है, और फिर वहाँ पे हम डाटाबेस कनेक्ट करेंगे। और फिर फाइनल जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें फुल ई-कॉमर्स वेबसाइट होगी, जिसके अंदर हम शॉपिंग कार्ट क्रिएट करेंगे और पेमेंट गेटवे उसमें अटैच करेंगे। तो उस तरह से फिर आप लोग पूरे इस कैपेबल में इस काबिल होंगे कि आपको पूरा एक पूरी आपकी नॉलेज होगी कि आप पूरी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो कि फुल टाइम ई-कॉमर्स वेबसाइट हो। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे बहुत आसानियां भी हैं। उसके अंदर ये है कि अब तो बने बनाए आते हैं प्लेटफॉर्म। शॉपिफाई जो है वो आपको पूरा वेब होस्टिंग साइट देता है, साथ टेम्पलेट्स देता है। आपने सिर्फ अपनी तस्वीरें रखनी होती हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है, और वो शुरू हो जाती है, और वो आपकी अपनी शॉप होती है। फिर वो आपको मार्केटिंग करके देते हैं, आपको गूगल के थ्रू मार्केटिंग करवाते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस तरह से करें, मगर वहाँ पर डोमेन नेम आपका अपना, शॉपिफाई के ऊपर डोमेन नेम आपका अपना हो जाता है, और वो आप अपने नाम से करते हैं। जैसे मैंने अभी आज या कल में 2 अलग अलग वेबसाइट्स लिए, एक CNC डैश राउटर और दूसरा मैंने लिया टेलर्ड डैश ड्रेसेस। अच्छा, डैश या हाइफन हम क्यों यूज़ करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है? अगर तुम लोग देखो, जब नाम कोई लिखता है आदमी तो उसमें गैप होता है ना। हमने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स बनाने होते हैं, हमें कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। हम अगर गूगल में कोई लिखे कि उसको टेलर ड्रेसेस चाहिए, यानी हमें अपने कपड़े सिलवाने हैं, तो हम क्या सर्च करेंगे? हम ये नहीं सर्च करेंगे कि जीन्स कहाँ मिलेगी, हम कहेंगे कपड़े सिलवाने के लिए टेलर ड्रेसेस करेंगे ना। तो 2 अलग अलग वर्ड हैं। अगर मैं एक ही वर्ड बना देता ना, टेलर ड्रेस को एक ही वर्ड बना देता, टेलर और ड्रेस दोनों को मर्ज कर देता, तो फिर कीवर्ड के अंदर वो एक वर्ड आ जाता। तो पूरा उसको, वैसे तो गूगल में अब AI इस्तेमाल हो रही है, वो सेपरेट कर लेते हैं, मगर अगर और जो वेबसाइट है उसके अंदर नेम स्पेसेस में स्पेस नहीं आ सकती। तो हमें गूगल को सर्च कराने के लिए कि गूगल जब सर्च करें हमारी वेबसाइट को, तो वो 100% हमारे पास पहुंचे, या हम उसमें रैंकिंग में बहुत ऊपर आ जाए, तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो हमने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स ले लिए। अब जब हमने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स ले लिए, तो हमने क्या किया, उसमें डैश लगा दिया। डैश का मतलब होता है कि 2 वर्ड्स को अलग अलग पढ़ लेता है, और फिर वो अगर कोई भी लिखेगा टेलर ड्रेसेस तो वो चला जाएगा। तो हम यहाँ से फिर उसमें जेनरिक उसमें आ जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली 200 पाउंड की, 210 पाउंड की लेदर जैकेट्स बेची हैं, हमने कोट बेचे हैं, सूट्स बेचे हैं, जो कि 300 पाउंड के गए हैं। 240 पाउंड का एक 3 पीस सूट गया है। 240 पाउंड का मतलब क्या होता है? 240 पाउंड का मतलब ठीक ठाक अमाउंट हो जाती है इसको, कि 50-60 हज़ार रुपये हो जाते हैं, और वो पड़ता 5-6 हज़ार रुपये का, 8 हज़ार का पड़ता है, क्योंकि मेन तो सिलाई होती है ना। कपड़ा तो इतना महंगा नहीं होता, कपड़ा जो है वो 500-600, 1000, 2000, 5000 का मिल जाएगा कपड़ा। तो इसी तरह से लेदर जैकेट्स जो हैं वो भी इसे, तो हमने अब ये किया कि हमने एक अपनी मार्केटिंग कंपनी बनाई है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, जो तुम सब लोगों को पता है। और वो जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है वो इसी किस्म की वेबसाइट्स को वर्ल्ड वाइड मार्केट करेगी, वहाँ से बिजनेस जनरेट करेगी और विनवे के लिए बिजनेस जनरेट करेगी। हम उस पूरे बैकग्राउंड के अंदर जाते हुए अपनी इन वेबसाइट्स को डेवलप करेंगे, और तुम ही लोग होगे जो कि इन वेबसाइट्स को बाद में मेंटेन भी करोगे। तो हम आ जाते हैं दोबारा इस सब्जेक्ट की तरफ कि हमने जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है तो हमने बूट स्ट्रैपिंग का इस्तेमाल करना है।
हमने जो सेलेक्ट किया, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ ये रिएक्ट नेटिव है और आपके पास फ्लूटर है और ये लेटेस्ट वर्ड्स हैं, ये लेटेस्ट अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं और वो है जावा बीन्स हैं, सर्वलेट्स, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो जो वेब से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं उनकी बात हो रही है। तो हमें इस वक्त क्या चीज़ चाहिए थी, हमें ये चाहिए कि कोई एक सेलेक्ट कर लें। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो इस वक्त बूट स्ट्रैपिंग में। अब बूट स्ट्रैपिंग किस तरह से इस्तेमाल होती है, ये क्योंकि मैंने वेब सर्वर ऑन नहीं किया हुआ तो मैं इसको रन नहीं कर सकता, लेकिन ये वही वेबसाइट है जो हमारी। इसमें आप ये देखें कि ऊपर हमने क्या किया है कि यहाँ पे सेशन स्टार्ट कुकीज़ ले ली, फिर हमने कुकीज़ के साथ उसको सेट किया, एक वेरिएबल बना दिया। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आपको होता है कि आप लॉगिन हो जाएं, तो वो सारे पेजेस पे आपके ऊपर लॉगिन का नाम आ रहा होता है कि आप लॉगिन हुए हैं। आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपके शॉपिंग कार्ट के अंदर सेव हो जाती है। फिर आप अगर बंद भी कर दें वेबसाइट, जब भी खोलेंगे तो आपके शॉपिंग कार्ट में वो चीज़ होगी। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग, हर प्रोडक्ट का पेज अलग होता है, उस पेज पे जाके आप क्लिक करते हैं तो हम एक सेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपका नाम जिस वक्त आप लॉगिन हुए उस सारे थ्रू आउट हर पेज के ऊपर मौजूद रहे। तो वो ये यहाँ पे क्रिएट है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्लूड nav.php। जो नैप बार होती है, वो नैप बार क्या होती है कि जो टॉप के ऊपर एक चल रही है ना, बार चल रही है। मसलन अगर हम यहाँ विंसन ईडीयू पर आते हैं तो देखो ये ऊपर एक विंसन होम, ये सब चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ये एक रहती है और ये स्टिकी रहती है। ठीक है, ये हो गया, यानी ये हर पेज के ऊपर होंगी। तो ये नैप बार आ गई। अब ये नैप बार जो है हमने इसको एक दफ़ा क्रिएट कर लिया, अब हर पेज पे हम इसको इंक्लूड करवा लेंगे। तो वो कहते हैं ना कि आप जब कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें होता है कि जी अगर आपने निहारी मंगाई है तो रोटी तो आएगी, ये इंक्लूड करते हैं, रोटी खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड है। तो इसी तरह से इंक्लूड का जो एक कीवर्ड है या इंक्लूड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, उसका मतलब ये होता है कि ये इंक्लूड कर लो इस वेब पेज के ऊपर, ये इंक्लूड करो। तो ये सबसे पहले ये वाले कोड्स आएंगे। मैंने इसको भी खोला हुआ है यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ आऊँगा ना तो मुझे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऊपर की तरफ ही आपको कुछ लाइनें मिल रही होंगी। यहाँ पे अगर हम इसे पढ़ना शुरू करें तो लिंक का मतलब होता है कि एक लिंक क्रिएट करो, रिलीज स्टाइल शीट, फिर उसके बाद href मतलब HTML रेफरेंस, https stackpath.bootstrapcdn.com, bootstrap 4.4.1 css bootstrap, ये इन्होंने एक लिंक दे दिया। ठीक है, यहाँ पर अब आपको मेन चीज़ जो समझने की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दो बातें हो सकती हैं, दो तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि जो आप बूटस्ट्रैप का जो कोड है वो पूरा का पूरा उनसे ले उठाएं, उनकी वेबसाइट से वो देते हैं, फ्री में देते हैं वो, और लेके अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड कर लें। एक तरीकेकार ये। दूसरा तरीकेकार क्या है, दूसरा तरीकेकार ये है कि आप उनकी वेबसाइट पे वो कोड पढ़ा रहने दें और उसका लिंक अपने पास प्रेजेंट कर दें। HTML पेजेस के अंदर देखो वही तो एक फ़ायदा होता है ना कि जब आप HTML में लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो चीज़ है वो मेरे वेब पेज पे पड़ा रहे। यहाँ मैं तुम लोगों को एक बात समझाता हूँ। तुम लोग जब वेब पेजेस बनाना शुरू करोगे अपने, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास वेबसाइट पे स्पेस कम होती है या हमारी बैंडविड्थ कम होती है। हम जो वेब होस्टिंग लेते हैं ना, तो वेब होस्टिंग में हमारे पास बैंडविड्थ कम होती है। जब हमारी बैंडविड्थ कम होती है तो हम क्या करें, हमारी एक तस्वीर है जो बहुत बड़ी तस्वीर है, यानी वो अच्छी रेजोल्यूशन की पिक्चर है, वो वहाँ हमने रखनी है। तो अब हम वहाँ पे तो रख नहीं सकते, इसलिए कि हमारे पास जगह कम है, और अगर हम वहाँ रखते हैं तो हमारी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो अच्छा प्रोग्रामर जो अपने लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो करता ये है कि जो पिक्चर्स है ना वो अपनी जगह पे नहीं रखता, वो पिक्चर्स कहीं और उठा के रख देता है। ठीक है, और पेज को रन करता है। तो अब जो होस्टिंग हुई हुई है पिक्चर की वो कहीं और हुई हुई है, तो जब वो पिक्चर खुलेगी तो आपकी बैंडविड्थ इस्तेमाल नहीं होगी, उस कंपनी की बैंडविड्थ इस्तेमाल होगी जहाँ पर वो पिक्चर रखी गई है। जैसे मैंने तुम लोगों को पिछले दिनों बताया था कि जब हमने जो हम वेब पेज की उसकी हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, ईबे पे चले जाते हैं। ठीक है, ईबे पे आ जाते हैं। तो जैसे कि अभी हमने किया यहाँ पे, कोई भी एक चीज़ खोल लो, ठीक, एक सब।
तो यहाँ पे मुख्तलिफ पिक्चर्स है ना, मैंने इस पिक्चर को खोला, अब मैं यहाँ पे इसके राइट माउस क्लिक करके कॉपी लिंक करूँगा ना, तो कॉपी लिंक करने के बाद मैं इसको यहाँ खोलूँगा Ctrl+V, तो क्या होगा कि ये पिक्चर खुल गई। तो हमारी अब जो अगर ये मैंने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो मेरे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस पिक्चर को लिंक को अगर मैंने प्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा कि मेरी पेज जो है ना मेरा नहीं खुलेगा, यानी मेरे पेज की बैंडविड्थ नहीं खर्च होगी, ईबे की बैंडविड्थ कंज्यूम होगी। अच्छा, अब बात ये है कि क्या ये एक अच्छा तरीका है या गलत तरीका है। तो भाई ये बहुत अच्छा तरीका है। अब आप कहोगे कि सर ये आप कैसे कह रहे हैं, हम किसी और की बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं, हमने वो परमिट करते हैं। एक नंबर 2, जब आप कोई भी इमेज कहीं लगाते हैं, इमेज के साथ ऑल्ट की एक कमांड होती है, वो हमेशा इस्तेमाल करना, वो एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो गूगल को ये नहीं पता कि पिक्चर के अंदर क्या है, ठीक है, अभी तक नहीं पता, लेकिन वो उसके नाम से कुछ आइडिया लगा सकता है। तो नाम हमेशा पिक्चर का वो रखना जो उससे रिलेवेंट हो। ठीक, दूसरी चीज़ हमने जो दूसरी चीज़ समझनी होती है वो समझनी, जब हम पिक्चर लगाए ना अपनी, तो हम किसी जगह और की वेबसाइट पे रखते हैं, वहाँ से उठाते हैं, तो एक बैक लिंक रेफरेंस जनरेट हो जाता है कि एक बड़ी वेबसाइट पे आपका। अच्छा, वो अलाउ करते हैं आपको, वो खुद आपको कहते हैं कि आप करें। क्यों इसलिए अलाउ करते हैं कि उस तरह से उनके पास सर्फिंग डाटा आ रहा होता है। जब अगर आपने कोई पिक्चर लोड की तो क्या आपका मतलब ये है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा, उनको आपकी सर्फिंग लोकेशन मिल रही है। जो पिक्चर आपने अपलोड की है उसमें आप ये जो कंज्यूमर है दुनिया भर का, उसका एक डेमोग्राफिक डाटा आ रहा है। डेमोग्राफिक डाटा से मुराद ये है कि फ़र्ज़ किया कि दुपट्टे की पिक्चर है, दुपट्टे की पिक्चर दुनिया में कहाँ कहाँ सर्च हो रही है, किन किन इलाकों में ज़्यादा सर्च की जाती है, वो पूरा का पूरा डेमोग्राफिक डाटा डेवलप हो रहा है। तो बिग डाटा कंपनियाँ यही कर रही होती हैं सारी, ठीक है वो कर लें, हमें इसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये तो अनहार्म डाटा है। अनहार्म डाटा से मुराद ये कि ऐसा है कि इस इंफॉर्मेशन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनको पता चलता है कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा दुपट्टे के जो है लोग देखते हैं, और कराची की आईपी से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। उनको यही इंफॉर्मेशन जाती है ना कि आपके ये किस इलाके से इस चीज़ के ऊपर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना आप पिक्चर्स लगा के जब ऑल्ट लिखते हैं ना, तो ऑल्ट में आप अपने कीवर्ड्स एंड कर देते हैं। दिस इज हाउ यू डू थिंग्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि जब आप उसमें जाते हैं तो वो कहलाता है CDN। अब CDN को समझ लो, CDN क्या है। CDN का मतलब ये है कि हर डाटा नेटवर्क, यानी आप क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट सेंट्रल डॉक्यूमेंट नेटवर्क कहलाता है। CDN जो है ना, इसके में बेसिकली ये होता है कि ये आपके पास कंटिन्यूसली जो डाटा है वो कहाँ से आपको डिलीवर होने, उनकी बैंडविड्थ ज़्यादा तेज़ होती है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे रखेंगे और आपकी वेबसाइट, क्योंकि हर किसी की वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी तो नहीं है, बैंडविड्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब बैंडविड्थ को तुम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे, बहुत सारे नहीं समझते होंगे। सिर्फ वेबसाइट की होस्टिंग काफ़ी नहीं होती। अगर अगर आपका घर एक पतली सी गली में है, तो उस पतली सी गली में एक वक्त में एक एक आदमी, दो दो पाँच पाँच आदमी आ सकते हैं, एक वक्त में 100 आदमी अंदर नहीं दाखिल हो सकते। तो इसी तरह से जो आपके वेबसाइट जहाँ होस्ट कर रहे हैं उसकी बैंडविड्थ अगर कम है तो आपके कम यूज़र तो आ सकते हैं, मगर अगर आपके यूज़र ज़्यादा हैं, मसलन आप अपनी वेबसाइट को चलाना चाहते हैं, बहुत पावरफुल तरीके से चलाना चाहते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हर वक्त 100-200 लोग आपकी वेबसाइट पे लॉगिन पे रहें, तो आपको क्या चाहिए, आपको बड़ी बैंडविड्थ चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि छोटी बैंडविड्थ से आप काम कर जाते हैं। तो हम अगर बूट स्ट्रैपिंग का पूरा डाटा अपने पास रखेंगे तो हम अपनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे होंगे। तो हम अपनी बैंडविड्थ क्यों कंज्यूम करें, हम सिर्फ उनका लिंक वहाँ रखते हैं, तो जब वो हमारे पास आता है तो वो लिंक वहाँ से खुलता है, तो बैंडविड्थ फिर वहाँ से कंज्यूम होने शुरू हो जाती है। ये सारी वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आपको हम क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग बना रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं सारे, तो हमें पता है, तो ये हम आपको गाइड करें। वरना यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं लोग, उसमें सीखने की कोशिश करें, उनको थोड़ी पता होता है, वो तो सिर्फ टू द पॉइंट, ये इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, काम ख़त्म। अब आपने बनाया, फेलियर चला गया, अब आपकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास जो मेंटर था उसकी नॉलेज जो थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी, यानी आप उसे पूछ नहीं सकते थे। तो यहाँ पूछ सकते हैं कि हम किस तरह के, तो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको साथ साथ गाइड करें। अच्छा,
अभी हमने क्या करना था कि हमें एक चीज और सर्च करनी होती है, वो ये होता है, एक सेकेंड, मैंने इसको एक लिंक भेजा था, वो देख लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ ओके, हमने ये एक लिंक है, ये तुम लोगों को मैं अभी भेज दूंगा, तुम लोग देख भी सकते हो, ये एक लिंक है। यहाँ पर आपको ये पता चलता है, जो मैं तुमसे अभी बात कर रहा था ना, कि जब हम वेबसाइट डिजाइन करें तो ये पहला मॉड्यूल जो है ना, ये बिल्कुल स्ट्रांग, आपकी बुनियादें इतनी मजबूत होनी चाहिए, आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपकी समझ बूझ, आपकी डिजाइनिंग, आपको बेसिक्स पता हो, यानी रास्ते सारे पता होने चाहिए। फिर जब आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे ना, तो फिर बहुत अच्छी डिजाइन कर लेंगे। ठीक, ये तो अब हम देखते हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं, यानी ये वो जगह है जहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट को चेक करते हैं कि उसका लेवल क्या है, उसकी टेक्निकली कितनी स्ट्रांग है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो नॉन वेबसाइट्स है ना, OLX चेक कर लेता हूँ, olx.com.pk, हम ये चेक करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, यानी ये रैंकिंग में किस जगह आती है। अब तो OLX बहुत डाउन हो गई है पाकिस्तान में भी, अब इस पर इतने रिस्पॉन्स भी नहीं आते। और रिस्पॉन्स क्यों नहीं आती, उसकी वजह ये है, इन्होंने शुरू में बहुत पैसा लगाया, वेबसाइट को बहुत ऊपर ले आए, उसके बाद फिर छोड़ दिया। अब जो टीम बैठी हुई है वो इतनी तवज्जो नहीं दे रही, और ये एक इसको चला रहे हैं, बस चल रही है। तो देखो इसकी जो है ना रैंकिंग डाउन हुई हुई है, बिल्कुल रैंकिंग नहीं, ये इसकी टेक्निकल वो है, ये देखो सिर्फ और सिर्फ 24 है, इसका नंबर है 24, दैट्स व्हाट दे आर, ये बस इनकी इतनी स्ट्रेंथ है। मैं नीचे जाऊंगा तो इनके पास ये पता चलेगा कि पहला फुल 14.6 सेकंड के अंदर इनका पहला टाइम टू इंटरेक्टिव वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम की नहीं बनाई, हो सकता है इनकी जो दूसरी टीम हो, जो कि फ्रंट एंड की टीम हो, वो अच्छी हो, मगर जो इनकी बैक एंड की टीम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा हम अच्छा ये तो एक हो गया ना, अब हम इसी को कंपेयर करते हैं, अपने इसी वेबसाइट को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं दोबारा, Ctrl+C, हम एक और वेबसाइट, एक और टैग खोल लेते हैं, Ctrl+V, हम इसमें अपनी किसी वेबसाइट को चेक करते हैं कि हमारी किसी वेबसाइट, हम विनबे यूके को खोल लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर, इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ से ये बात पता चलती है कि कंपनी की टेक्निकल स्ट्रेंथ कितनी है। उनकी हो सकता है फ्रंट एंड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, हमारी फ्रंट एंड स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, हमें पता है। हमारी कंपनी की, एक सेकेंड ये रिफ्रेश करता हूँ, हमारी कंपनी की जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, या वो बहुत अच्छी है उनकी टेक्निकल, लेकिन हमारी फ्रंट एंड वीक होगी, उनकी फ्रंट एंड बहुत अच्छी होगी। अच्छा हमारी जो वेबसाइट है विनबे यूके, इसका रिस्पॉन्स जो है वो 90% है, ठीक है, ये 90% के ऊपर है, ठीक, विनबे यूके 90% है, जबकि OLX जो है वो 24% है। और ये कौन बता रहा है आपको, ये बता रहा है developers.google स्पीड पेज स्पीड इनसाइट, कि ये बता रहा है कि किसी भी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनका रिस्पॉन्स, अच्छा ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डाटा पे डिपेंड करता है, जो उसमें पिक्चर्स लगी हुई उन पर डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ये होता है कि पिक्चर टाइप कौन सी लगाई थी उन्होंने, जो कोडिंग की है उन्होंने कोडिंग किस तरह से की है, और उनका इंटरेक्टिव होने में कितना टाइम लगता है, ये उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आपने जो चीज़ सीखनी है इस दौरान में, जब आप वेब डिज़ाइनिंग करें तो आपको वो टूल्स पहले पता होने चाहिए, कि जिससे अगर आपने एग्ज़ाम पास करना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, सैम्पल पेपर्स देखते हैं, ठीक है, और ये करते हैं कि यार एग्ज़ाम आता किस तरह का है, फिर तैयारी उसी हिसाब से करते हैं। मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखा दूं, लेकिन आपको पता ही ना हो कि अपनी वेबसाइट कैसे टेस्ट करेंगे, तो हम एक फेलियर में चले जाएंगे। अच्छा अब हम आज के टॉपिक के लास्ट उसके ऊपर आ रहे हैं। मैं भी तुम लोगों की ना बेसिकली बहुत ज़्यादा जो इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तुम लोगों की बेसिक ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड फेज के अंदर जब हम जाएंगे तो वहाँ तो फिर टेक्निकली काम शुरू हो जाएगा, पूरा का पूरा की स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपका जो काम है ना, वो अपने आप को टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आपने, ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पर जो तुम्हें बता रहे थे, वो ये बता रहे थे तुम लोगों को कि ये जो है हमने क्या किया कि इसके अंदर ये इंक्लूड कर लिया, ये उनका कोड इंक्लूड कर लिया ये स्टार्टिंग कोड था। उसके बाद क्या होगा कि इसमें जितना डाटा पड़ा हुआ है ना,
जैसे ही ये कोड वहाँ जाएगा, यानी ये लिंक वहाँ जाएगा, इस डाटा को वो एनालाइज करेगा, उनका हमारे सर्वर पे करेगा। उसके बाद हमने इसके अंदर अगर हम दोबारा इंडेक्स वाले पेज पे जाएं, ये आ गया इंडेक्स, तो देखो इसके बाद यहाँ पे फिर जो डाटा बीच में पड़ा है वो डाटा है, कार्ड्स पड़े हैं, सारी चीज़ें, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरी। और यहाँ पे उसका footer.php आ रहा है। हम उसके बाद जाएंगे फुटर पे, तो यहाँ पे फुटर मैंने ऑलरेडी खोली हुई, फुटर आ गया। जब हम फुटर पे आएंगे ना, तो आखिर में फिर दोबारा यहाँ पे source https code.jquery.com.this इंटीग्रिटी, और ये पूरे स्क्रिप्ट की 3-4 पढ़ी है। तो जब आपने उनका डाटा खोला, यानी बूट स्ट्रैपिंग को स्टार्ट किया, तो उनका रेफरेंस दिया, उसके बाद वो रेफरेंस ये सारे डाटा को एनालाइज करके नीचे आया और उसने ये जे क्यूरीज, जावा क्यूरीज रन की और अपने आप को अलाइन कर लिया आपके स्क्रीन के हिसाब से। तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसके अंदर जो अंदर टेक्निकल चीज़ें थी, उसकी स्ट्रेंथ किस तरह से चेक की जाती है वो हमने बता दी। आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने एक बहुत डिटेल्ड ओवरव्यू देखा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स और उनकी इस्तेमाल, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, कि वो क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, और अब जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रीम व्यूअर वगैरह थे वो ऑब्सोलीट हो गए, कंपोजर वगैरह थे ऑब्सोलीट हो गए, वो ख़त्म हो गए। और फिर हमने कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में से हमने किस टेक्नोलॉजी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। हम हर टेक्नोलॉजी सही है, कोई टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, मगर हम किस टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करें, हमने वो अंडरस्टैंड करके ये डिसाइड किया कि हम बूट स्ट्रैपिंग पे जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा गोल PHP, बूट स्ट्रैपिंग, HTML, CSS, जावा, इनके ऊपर होगा। ये 5 चीज़ें हमारी रेगुलर इस सब्जेक्ट के अंदर चलेंगी। एंड ऑफ द कोर्स, जिस वक्त आप कोर्स एंड हो जाएगा, तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम UK, एज वेल एज यू विल बी अ फुल फ्लैश डेवलपर ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट इंक्लूडिंग पेमेंट गेटवे, और फिर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी किसी भी क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। मीनवाइल जो डिजिटल मार्केटिंग की सेक्शन अलग शुरू हो चुके हैं, उसमें तुम लोग पार्टिसिपेट करो और अपनी उस स्ट्रेंथ को ऊपर लेकर के आओ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको बूट स्ट्रैपिंग को और करेंगे और अपने सैम्पल्स बनाएंगे। इस मंथ के एंड में ये सेशन पूरा हो जाएगा, जो पहला मॉड्यूल था। सेकंड मॉड्यूल इंशाल्लाह हमारा जुलाई के मिड से शुरू हो जाएगा। फिर हम उसके बाद उसमें चले जाएंगे जहां हम जावा स्क्रिप्टिंग वगैरह पे काम करना शुरू करेंगे। I will be finishing this session now. Is there any question by anybody? You can ask me right now, or otherwise I close this meeting. चाय मेरी ठंडी हो गई। हाँ, अब बहुत सारे क्या नाम है हमजा, इसमें रिएक्ट JS है, अपना जावा बीन्स है, नेटिव रिएक्ट है, फ्लूटर है, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं, यानी पाइथन है, जेंगो है, उसके फ्लेवर्स हैं, फ्लास्क है। ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि वेबसाइट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जो एब्सोल्यूट हो चुकी हैं टेक्नोलॉजीज, उसके अंदर ड्रीम व्यूवर हो गया, कंपोजर्स हो गए, ये ऑब्सोलीट हो गई, ये ख़त्म हो गई, अब ये कोई यूज़ नहीं करता। अब ज़्यादातर लोग जेंगो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स बनती हैं, पाइथन बेस्ड होती है जेंगो, उसका सिंटैक्स पाइथन का होता है, मगर फ्लेवर उसका या फ्रेमवर्क को जेंगो कहते हैं। फिर सेकंड जो है वो AI के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सेकंड जो है फ्लास्क है, वो ई-कॉमर्स के लिए इस्तेमाल होती है। इन दोनों से हटके एक चीज़ आती है जिसे हम PHP कहते हैं, हम PHP में काम कर रहे हैं। और PHP की वजह क्या है? PHP पुरानी टेक्नोलॉजी है, एक एट एनी इंस्टेंट टाइम T, यानी किसी भी वक्त 10,000 क्लाइंट्स को अटेन कर सकती है। 10,000 क्लाइंट के बाद वो सर्विस डिनाइल में जाती है, तो बहुत अच्छा नंबर होता है। और जो लोग PHP में काम करते हैं, बीच में जब जेंगो ऊपर आई थी तो जेंगो की जो सैलरीज थी US में वो बन गई थी $1 लाख पर ईयर तक। अब वो कम हो करके यानी वो इतनी ऊपर चली गई और PHP नीचे आ गई थी, मगर अब फिर PHP ऊपर आ गई है और PHP और जेंगो ये सब बराबर बराबर चलेंगे। तो PHP ओल्ड फैशन वेबसाइट्स सारी की सारी मौजूद है, इनमें चल रही है, सिक्योर है। तो वो चीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो एवर लास्टिंग है, उसको हमने फोकस किया है। ठीक है योगा,
एनी अदर क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? चलो ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ इस सेशन को, और मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी अपलोड करके तुम लोगों को भेज दूंगा। कल तक तुम लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि अपलोडिंग में टाइम लगता है, और जैसे वो होगी तो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कोई बात नहीं शाहिद, तलहा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।